हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन बिवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है कुंभा के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हम मालना कुंभा के बारे में बात कर चुके हैं, उससे पहले हम मोकल के बारे में बात कर चुके हैं। इसी प्रकार हमारा जो क्रम है वो चल रहा है। आज हम इस वीडियो में कुंभा की स्थापत्य कला जो है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, स्थापत्य कला का अध्ययन करने वाले हैं। तो बड़े आराम से आप इस लेक्चर का मजा लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। तो चलिए हम कुंभा के बारे में उनकी स्थापत्य कला का अध्ययन करते हैं। देखिए, तो डालिए कुंभा कालीन स्थापत्य कला। तो हम कुंभाकालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि कुंभा के द्वारा जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो काम कराए गए थे वो क्या हैं? अद्वितीय हैं। इन्होंने अकेले ही मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। बताइए कितने दुर्गों का निर्माण कराया था? तो इनके द्वारा जो 84 जो दुर्ग थे उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया गया। 32 दुर्गों का निर्माण कराया गया। कितने दुर्गों का निर्माण कराया गया? 32 दुर्गों का निर्माण कराया गया। और इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहां से होती है? वीर विनोद से। ठीक है, तो लिख देना है ये जानकारी वीर विनोद से प्राप्त होती है। वीर विनोद से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो ये जो जानकारी है वो वीर विनोद से प्राप्त होती है। आप देखिए इनके द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए उन निर्माण कार्यों में इन्होंने किन किन का निर्माण कराया था? तो इनके द्वारा मैंने तुमको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनके द्वारा बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया। किसका निर्माण कराया गया? बसंतगढ़ जो दुर्ग है उस दुर्ग का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। अब ये जो बसंतगढ़ दुर्ग है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको अन्य बसंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो बसंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बसंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बसंती दुर्ग के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। इस दुर्ग के अलावा इन्होंने अचलगढ़ दुर्ग का भी क्या कराया था? निर्माण कराया था। किस दुर्ग का निर्माण कराया था? तो इनके द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया। और ये जो अचलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण इन्होंने कहां कराया था? इसका निर्माण इन्होंने आबू पर्वत पर कराया था। आबू पर्वत पर। कहां पड़ता है ये आबू पर्वत? तो सिरोही में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये सिरोही में पड़ता है। तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा किस दुर्ग का निर्माण कराया गया? तो कुंभलगढ़। किस दुर्ग का? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग का
निर्माण कराया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो कराया गया। अब देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करा दिया, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करा दिया, बसंती दुर्ग का या बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण इनके द्वारा करा दिया जाता है। तो इसके साथ ही इनके द्वारा भौमट दुर्ग का निर्माण कराया गया। किस दुर्ग का निर्माण और कराया गया था? तो भौमट के दुर्ग का निर्माण कराया गया। किसका निर्माण कराया गया था? भौमट के दुर्ग का निर्माण कराया गया था। और आप लोग जानते होंगे कि जो भौमट का दुर्ग है वो कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है? उदयपुर में। भौमट के दुर्ग के अलावा इन्होंने जो बैराट, कौन सा? बैराट दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? बैराट दुर्ग। ठीक है, ये जो बैराट दुर्ग है इसका निर्माण इनके द्वारा कराया गया। बैराट दुर्ग का निर्माण कराया गया, कराया गया। और ये जो बैराट दुर्ग है ये कहां पर स्थित है? कहां है ये? भीलवाड़ा में है। ठीक है, कहां पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सा? बैराट दुर्ग। अब देखिए, इन सब के अलावा जो चित्तौड़ का दुर्ग है, उस चित्तौड़ का दुर्ग के निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? उसका जो निर्माण है वो उस समय मौर्य शासन काल के दौरान बनवाया गया था। यानी कि मौर्य जो चंद्र मौर्य जो है उनके द्वारा इनका क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था। मान मौर्य के द्वारा इनका निर्माण माना गया है। तो इस प्रकार इस निर्माण के बाद भी इनके द्वारा इसका क्या कराया गया था? विकास कराया गया था। उस दुर्ग का क्या कराया गया था? विकास कराया गया था। और उस विकास को कराने के कारण, उसमें बहुत सारे नए महल और दुर्ग बनवाने के कारण, उसमें विजय स्तंभ निर्मित करवाने के कारण इनको चित्तौड़ के दुर्ग का क्या कहा गया? इनको चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा गया। चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा गया। चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता जो है इनको कहा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। ये जानकारी वीर विनोद से प्राप्त होती है। बसंतगढ़ दुर्ग का इनको क्या कहा गया? निर्माता कहा गया। बसंती दुर्ग के नाम से भी इनको जो है वो जाना जाता है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य जो है वो इन्होंने कराया था। कहाँ पे? आबू पर्वत पर। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सुरुई में। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य इनके द्वारा कराया गया। भौमट के दुर्ग का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। ये जो कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, बैराट दुर्ग का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। कहां पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। और चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण इन्होंने कराया, इसलिए इनको आधुनिक निर्माता कहा जाता है चित्तौड़ के दुर्ग का, क्योंकि इन्होंने इसका विकास कराया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप जल्दी से आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो कुंभकालीन स्थापत्य कला। अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते। अब देखिए, कुंभा के द्वारा इतने निर्माणों के बावजूद भी कुछ निर्माण कार्य अभी और शेष हैं जिनको मैं कराऊंगा। देखिए, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण।
विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अब इनके द्वारा जिस विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया, ये किस खुशी में कराया गया था? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण जो है वो कराया गया था। किस युद्ध? सारंगपुर युद्ध में विजय। सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या कराया गया था? इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। अब सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करा दिया गया, तो अब हमको बात कर रही है किस संदर्भ में? विजय स्तंभ के संदर्भ में। अब देखिए, विजय स्तंभ जो है ये कितनी मंजिला है? तो ये 9 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला इमारत है। और विजय स्तंभ को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? विजय स्तंभ को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ एवं विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इस विजय स्तंभ को भारत सरकार ने एक स्मारक के रूप में प्रसिद्ध करने के दृष्टिकोण से 1999 में इसके ऊपर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। और राजस्थान की ये पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, तो लिखना है भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा 1999 में इस पर डाक टिकट जारी किया। क्या जारी किया? डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था और राजस्थान की ये पहली इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। क्या किया गया? जिस पर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था, ये राजस्थान की क्या है? पहली इमारत है। इसके अलावा इस जो इमारत है इसमें इतनी प्रकार की जो मूर्तियों का प्रयोग किया गया है, जो चित्रकला, जो स्थापत्य कला, चित्रकला नहीं, जो स्थापत्य कला का जो अलंकरण इसमें इस्तेमाल किया गया है, इस कारण से इस इमारत को हिंदू मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। हिंदू मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। हिंदू मूर्तियों का अजायबघर ही नहीं कहा जाता, इसको भारतीय स्थापत्य कला एवं इसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं, इसमें जो मूर्तियां जो निर्मित कर गई हैं, जो तराशी गई हैं, इसके कारण इसको भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश, क्या इसमें जो मूर्तियां इस्तेमाल की गई हैं इस कारण से इसको भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा जाता है। विश्वकोश भी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया सारंगपुर युद्ध में विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में 9
इसमें क्या है, इमारतें हैं। कीर्ति स्तंभ एवं विष्णु स्तंभ इसके अन्य नाम हैं, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। भारत सरकार ने इस पर 1999 में क्या जारी किया, डाक टिकट जो है वो जारी किया था, और राजस्थान की पहली इमारत थी जिस पर डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, हिंदू मूर्तियों का इसको क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय मूर्ति कला का इसको क्या कहते हैं, विश्वकोश कहा जाता है। अब देखिए ये 9 मंजिला ऊंची है, तो इसके 9 मंजिला ऊंची होने के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो 120 फीट है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 120 फीट है। लेकिन इसमें जोड़ना है, एक चीज कई बार पूछ ली जाती है। क्या चीज इसमें पूछ ली जाती है कि एक बार महाराजा स्वरूप सिंह के समय, किसके समय, महाराजा स्वरूप सिंह के समय, महाराजा स्वरूप सिंह के समय इस पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। इस पर आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिससे इसकी ऊपरी इमारत को नुकसान पहुंचा था, जिससे इसकी जो ऊपरी इमारत है इसको क्या पहुंचा था, नुकसान पहुंचा था। तो ये इस 9 मंजिला इमारत के संदर्भ में ये बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। इसके अलावा इसके बारे में एक बात याद रखना है कि इस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द जो है वो भी क्या है, अंकित है। इस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह जो शब्द है वो भी क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, उसका मतलब यह है कि उसके निर्माण के समय तो उसमें एक सांप्रदायिक सद्भावना की भावना से उसका नाम भी क्या किया गया, एंटर कर दिया गया, भारतीय जो मूर्ति कलाओं के निर्माण के साथ साथ ही। उसके पीछे और कोई लॉजिक जो है वो नहीं है। अब ये बात आपको समझ में आ गई ना, विजय स्तंभ के संबंध में। अब देखिए इस विजय स्तंभ के पास ही, इसको मिटा दूं तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो सारंगपुर युद्ध अभियान के बाद निर्माण इसका कराया गया था। 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ जो है वो, इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, इस कारण से। तो भारत सरकार के द्वारा 1999 में इस पर क्या जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था, और पहली इमारत थी जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था राजस्थान की। हिंदू जो मूर्ति है उनको अजायब घर कहा जाता है और विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, और महाराजा स्वरूप सिंह के समय इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई थी। आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण इसकी जो ऊपरी इमारत है उसको क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। कीर्ति स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ, इसे विजय स्तंभ प्रशस्ति। अब देखिए कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में लिखित है। ये किसके द्वारा लिखित है, ये संस्कृत भाषा में अत्रि भट्ट के द्वारा लिखित है, जिसको महेश भट्ट के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, यह है संस्कृत भाषा में लिखित है, संस्कृत में लिखित है। किस में लिखित है, तो ये संस्कृत में लिखित है। दूसरा, इसका जो निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा कराया गया था, इसका निर्माण कार्य अत्रि भट्ट के
द्वारा शुरू किया गया, अत्रि भट्ट के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अत्रि भट्ट के द्वारा इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया था और इसको पूरा महेश भट्ट के द्वारा किया गया। इसको पूरा महेश भट्ट के द्वारा किया गया। तो इसको जो पूरा किया गया था वो पूरा किसके द्वारा किया गया था? महेश भट्ट के द्वारा इसको पूरा किया गया था। ठीक है, तो कई बार पूछा जा सकता है कि कीर्ति स्तंभ जो है उसका निर्माण कार्य तो अत्रि भट्ट ने शुरू किया था, लेकिन बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको जो पूरा करता है वो कौन करता है? महेश भट्ट जो है वो इसके निर्माण कार्य को पूरा करता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो वास्तुकार माने जाते हैं, इसके जो वास्तुकार माने जाते हैं, इसके वास्तुकार कौन कौन माने जाते हैं? तो जैता, नापा, पूंजा, इसके वास्तुकार जैता, नापा, पूजा। ठीक है, जैता, नापा, पूजा इसके क्या माने जाते हैं? वास्तुकार माने जाते हैं। और इसका निर्माण जो है वो 1440 में प्रारंभ किया गया था और 1448 में जाके क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है, 1440 से लेके और 1448 के मध्य में इसका जो निर्माण कार्य है वो 1440 में स्टार्ट किया गया था और 1448 में इसके निर्माण कार्य को पूरा कर दिया जाता है। जैता, नापा, पूजा जो है, तो ये जैता जो है वो वास्तुकार है। आप मारवाड़ वाले जैता के ऊपर इनको मत समझ लेना। ठीक है, अब देखिए आगे आपको इनके संबंध में इनकी जो स्थापत्य कला है इस संबंध में ये आपको जानकारी और जोड़नी है कि इनके मंत्री धर्मण शाह ने क्या किया था। इनके जो मंत्री थे, किसके? कुंभा के जो मंत्री थे, उन मंत्री का नाम क्या था? धर्णक शाह था। ठीक है, क्या नाम था उन मंत्री महोदय का? जो नाम था उन मंत्री महोदय का नाम था धर्णक शाह। और इन धर्णक शाह के द्वारा देपाक की देख रेख में रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, तो धर्णक शाह के द्वारा देपाक के देखरेख में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किया गया। इस रणकपुर जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा कहाँ पर? भीलवाड़ा में, बदनौर में एक और मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसका निर्माण कराया गया? तो कुशाल माता का मंदिर। ठीक है, इस कुशाल माता का जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बदनौर, भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है? बदनौर, भीलवाड़ा। आप याद रखोगे कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कुंभा के द्वारा कराया गया था। यहाँ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति जो है ये संस्कृत में लिखित है। अली भट्ट जो अत्रि भट्ट हैं, क्या नाम है? अत्रि जो भट्ट हैं, इनके द्वारा इनका निर्माण कार्य शुरू किया गया था लेखन का। और जो महेश भट्ट हैं ये इनको पूर्ण करते हैं। वास्तुकार जो होते हैं इसके जैता, नापा, पूजा होते हैं। 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। इसके जो मंत्री हैं धर्णक शाह के द्वारा देपाक के देखरेख में ये रणकपुर जैन मंदिर का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और इनके द्वारा कुशाल माता के मंदिर का निर्माण जो है वो कहाँ कराया गया था? भीलवाड़ा में कराया गया। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस संबंध में अध्ययन करते हैं।
अब देखिए कुंभा के द्वारा कुछ संगीत कला ग्रंथ लेखन साहित्य के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब तक हम स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अब थोड़ा संगीत साहित्य के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में? संगीत साहित्य के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो कुंभाकालीन संगीत साहित्य, कुंभाकालीन संगीत साहित्य। अब इस संगीत साहित्य में हम बात करें कि इनकी संगीत में रुचि भी थी या नहीं थी, तो इनकी बिल्कुल संगीत में रुचि थी और इन्होंने संगीत के लिए अपना एक गुरु बना रखा था, जिनको इनको क्या कहा गया? जिनको इनका संगीत गुरु कहा गया। जिनको इनका क्या कहा गया? जिनको इनका संगीत गुरु का कहा गया। और इनके संगीत जो गुरु थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था सारंग व्यास। ठीक है, तो ये खुद संगीत की क्या लेते थे? शिक्षा लेते थे और इन्हें संगीत में क्या थी? रुचि थी। और इनके जो संगीत गुरु थे उन संगीत गुरु का नाम क्या था? उन संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास था। ठीक है, क्या नाम था? सारंग व्यास जो था इनके संगीत जो गुरु हैं उनका नाम था। इसके अलावा इनकी रुचि और किसमें थी? इनकी रुचि चित्रकला में भी थी। इनकी जो रुचि है वो चित्रकला में भी थी और चित्रकला के जो गुरु थे वो जैनाचार्य और हीरानंद जो थे इनके गुरु थे। ठीक है, चित्रकला के जो गुरु थे वो जैनाचार्य और हीरानंद। ठीक है, तो संगीत गुरु सारंग व्यास और जैनाचार्य और हीरानंद इनके चित्रकला के क्या होते हैं? गुरु होते हैं। अब इनके दरबारी विद्वान और कवियों के बारे में बात करते हैं। इनके दरबार में जो विद्वान रहते थे, इनके दरबार में जो कवि रहते थे, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कान्हा व्यास के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कान्हा व्यास के बारे में। अब दूसरे का नाम हमने अभी जस्ट पढ़ा था अत्रि भट्ट। ठीक है, दूसरे कौन थे? तो दूसरे का नाम था अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट के बाद उनके बाद जिस निर्माण कार्य को जिसने पूरा किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम होता है महेश भट्ट। ठीक है, और महेश भट्ट के बाद अगला जो नाम आता है वो आता है जयचंद सूरी। तो याद रखना है जयचंद सूरी जो थे वो कुंभा के दरबार में थे। ठीक है, इसके अलावा एक का नाम था सुंदर सूरी और जयचंद सूरी, और एक थे इनके दरबार में मंडन। क्या नाम था? इनके दरबार में थे मंडन। तो ये इनके दरबार में मौजूद दरबारी विद्वान थे जिनका नाम कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट। ठीक है, अब इनके द्वारा इनको अपने दरबार में शामिल किया गया था, जयचंद सूरी, सुंदर सूरी, मंडन आदि को। इनके अलावा भी इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान जो थे वो भरे हुए थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए आपको इनको क्या रखना है? याद रखना है। एक बार वापस से देख लीजिए, इनके जो संगीत गुरु हैं उनका नाम क्या था? सारंग व्यास था। इनके जो चित्रकला के गुरु थे वो जैनाचार्य और हीरानंद थे। इनके जो दरबारी विद्वान कवि हैं उनमें कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, जयचंद सूरी, सुंदर सूरी और मंडन जो हैं वो क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, ये जो कान्हा व्यास है, इसने एकलिंग महाकाव्य की क्या की थी? रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो इस कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महाकाव्य की क्या की गई? रचना की। एकलिंग महाकाव्य के बारे में ये बातें बताई जाती हैं कि इस किताब के अग्र जो पृष्ठ है उसकी रचना कान्हा व्यास ने की थी, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना कुंभा ने की थी। ठीक है, क्या बात बोली जाती है कि जो एकलिंग महावास्य है
इसके जो अग्रभाग की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, कान्हा व्यास के द्वारा की गई, और दूसरे पार्ट की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, कुंभा के द्वारा की गई थी। अब इस कदर कुंभा जो है वो दो टीकाएं जो है वो दो टीकाएं वो लिखता है। कौन सी टीका लिखता है, दो टीकाएं लिखता है। एक का नाम है जयदेव की गीत गोविंद, और दूसरी जो लिखी इन्होंने वो लिखी चंडी शतक पर, चंडी शतक की टीका। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखित क्या है, दो टीका हैं। एक तो जयदेव की गीत गोविंद की टीका और एक चंडी शतक की टीका। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, तो संगीत गुरु सारंग व्यास, चित्रकला के गुरु जैनाचार्य हीराचंद, इसके अलावा दरबारी विद्वान कवि जो होते हैं कान्हा व्यास, एकलिंग महाकाव्य। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए आगे कुंभा क्या करते हैं, कुंभा क्या करते हैं, काम शास्त्र पर कामराज रतिसार नाम की जो रचना है वो करते हैं। ठीक है, तो लिखना है इन्होंने काम शास्त्र पर, इन्होंने काम शास्त्र पर कामराज। ठीक है, आप लोग काम कहते हैं ना कि अर्थ काम मोक्ष, जब आप लोग पुरुषार्थ पढ़ते हैं, आप लोग पुरुषार्थ पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं अर्थ काम मोक्ष, पढ़ते हो ना, उसमें पुरुषार्थ को भी शामिल किया जाता है। तो इन पुरुषार्थों में आप किसको भी पढ़ते हो, काम को पढ़ते हो। तो इसमें इनके द्वारा काम शास्त्र पर कामराज रतिसागर ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, कामराज इतिसागर जो ग्रंथ है, रतिसागर जो ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखा जाता है। इन्होंने इसके अलावा संगीत पर कुछ, संगीत पर ग्रंथ जो हैं, संगीत पर ग्रंथ जो हैं वो लिखे हैं, संगीत पर ग्रंथ लिखे हैं। अब इन संगीत पर लिखित जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है, वो है संगीत राज। कौन सा ग्रंथ है, संगीत पर लिखित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में संगीत राज जो ग्रंथ है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको 5 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक जो है उसका नाम है संगीत मीमांसा। क्या नाम है, उसका नाम है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। अगला जो है वो है संगीत रत्नाकर। अगला क्या है, संगीत रत्नाकर। और अगला जो है वो है सूड प्रबंध। क्या है, सूड प्रबंध है। देखिए ये जो सूड प्रबंध है इसको आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी के सभी जो हैं उनमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है सूड प्रबंध, इसलिए एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन में फंसा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संगीत ग्रंथ नहीं है, तो इस सूड प्रबंध को दे सकता है, और आप लोग समझेंगे कि बाकी सभी संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, संगीत राज जो है वो दिए हुए हैं, तो सूड प्रबंध शायद ना हो। इसलिए आप इसको अच्छे से क्या है, एक बार इसका रिवाइज क्या है वो कर लेना।
अब देखिए इसमें जो ये संगीत राज्य है, इसमें जो ये संगीत राज है, तो इस संगीत राज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5। इसके कितने भाग हैं? इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? इसके 5 भाग हैं। पाठ्य रत्न इसका एक भाग होता है, एक इसका जो भाग होता है वो वाद्य होता है, वाद्य रत्न होता है, एक इसका जो भाग होता है वो रत्न होता है। ठीक है, रत्न होता है। अब देखिए इस संगीत राज के जो 5 भाग हैं, इस संगीत राज के जो 5 भाग हैं उनमें पाठ्य रत्न, वाद्य रत्न, रस रत्न और नृत्य रत्न, ये क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। आपको याद रखना है कि संगीत राज में पाठ्य रत्न, वाद्य रत्न, रस रत्न और जो नृत्य रत्न हैं, ये क्या हैं? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रत्नों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कामशास्त्र पर कामराज रतिसार लिखा है, संगीत के ज्ञाता, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत और सूट प्रबंध। इसके अलावा उसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। पाठ्य रत्न के पीछे शब्द और जुड़ा जाता है कोश, प्रत्येक के पीछे जुड़ा जाता है कोश और कोश। ये कितने भागों में डिवाइड थे? ये 5 भागों में डिवाइड थे। पहला भाग पाठ्य रत्न कोश, दूसरा वाद्य, तीसरा रस और चौथा नृत्य, और एक और रहता है वो जो है गीत रत्न कोश। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गीत रत्न कोश। ठीक है, तो ये 5वें को भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। कौन कौन से? पाठ्य रत्न, वाद्य, नृत्य, गीत। आप याद रखोगे ना? चलिए, तो ये इस प्रकार से संगीत मीमांसा जो है ये कितने भागों में डिवाइड है? संगीत मीमांसा जो है वो 5 भागों में डिवाइड है, और मैंने आपको बता दिया कि ये 5 भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब इनका जो महत्वपूर्ण शिल्पी था, उस शिल्पी का नाम क्या था? मंडन था। ठीक है, इनका जो महत्वपूर्ण शिल्पी होता है उसका नाम क्या होता है? मंडन होता है। और मंडन के द्वारा कुछ जो ग्रंथ हैं वो क्या किए गए थे? लिखे गए थे। तो मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ, मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ, कि मंडन के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए हैं, और प्रत्येक जो ग्रंथ है उसके पीछे क्या मतलब है। ठीक है, उस ग्रंथ की जो प्रत्येक परिभाषा है वो अलग रूप से अपने आप में अलग जो चीजें हैं उसका भावार्थ क्या करती है? दिखाती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं राजवल्लभ। कौन सा आता है? राजवल्लभ आता है। ठीक है, कौन सा आता है? राजवल्लभ आता है। इसके अलावा दूसरा जो आता है उसका नाम है रूपमंडन। ठीक है, तीसरा जो है उसका नाम है कोदंड मंडन। चौथा जो है वो चौथे का नाम है वेद मंडन। क्या नाम है? इस चौथे का नाम है वेद मंडन। 5वें का नाम है सगुन मंडन। और जो छठवा है इसका नाम है प्रसाद मंडन। ठीक है, और जो 7वां है इसका नाम है वास्तुकार मंडन। और जो 8वां है उसका नाम है वास्तु मंडन। तो ये मंडन के द्वारा लिखित क्या है? ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इनमें जो प्रत्येक के मतलब कुछ और हैं। इनके द्वारा जो पहला लिखा हुआ है वो कौन सा है? वो है राजवल्लभ। और राजवल्लभ जो है वो किससे संबंधित है? तो ये शिल्प शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जो है
वो शिल्प शास्त्र से संबंधित है। दूसरा जो आता है वो आता है रूप मंडन, और रूप मंडन यानी कि रूप किसका होता है, रूप होता है मूर्ति का। ठीक है, तो इसलिए ये किससे संबंधित है, ये मूर्ति कला से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये मूर्ति कला से संबंधित है। अब देखिए कोदंड मंडन, अब देखो इसमें एक शब्द लिखा है दंड। ठीक है, तो ये दंड जो है देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो दंड देने के लिए धनुष विद्या का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, धनुष विद्या का। तो ये किससे संबंधित है, ये धनुष विद्या से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये धनुष विद्या से संबंधित है। ये जो वैद मंडन है इसका भी आपको पता चल रहा है, वैद जो होता है वो दवाइयों से संबंधित होता है, तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है। अब जो आता है शगुन मंडन, अब शगुन से आपको पता चल जाएगा कि ये किससे मतलब है, ये ज्योतिष से मतलब रखता है। किससे मतलब रखता है, ज्योतिष से मतलब रखता है। और जो ये प्रसाद मंडन है ये स्थापत्य से संबंधित है, यानी कि भवन निर्माण से संबंधित है, तो भवन निर्माण से संबंधित। ठीक है, और इन दोनों का मतलब आपको जानना ही नहीं है, क्योंकि दोनों के आगे वास्तु शब्द जुड़ा है, तो ये वास्तु से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए राजवल्लभ शिल्प शास्त्र है, रूप मंडल मूर्ति कला से जुड़ा हुआ है, कोदंड मंडन धनुष विद्या से है, वैद मंडन आयुर्वेद से है, शगुन मंडल ज्योतिष से है, प्रसाद मंडन भवन निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो ये कुंभा की स्थापत्य कला, चित्रकला और उनकी जो मूर्ति कला है और उनके द्वारा जो निर्माण कराए गए जो कार्य हैं उनके संबंध में मैंने ये जो लेक्चर है वो बनाया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देकर बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर जो है वो कैसा लगा और आपके क्या सवाल और क्या जवाब हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।